विक्रमादित्य फिर पेड़ के पास गए। पेड़ की शाखा में लटकने वाला शव उन्होंने अपने कंधे पर डाल लिया और यथावत मौन होकर वे शमशान की ओर चल पड़े। चलते चलते उस शव में स्थित बेताल बोल उठा, राजन, इस आधी रात के वक्त आप इस भयानक स्थान पर किस विचार में संचार कर रहे हैं? इसका कारण मैं नहीं जानता। दुनिया में किसी पुरुष के लिए दो प्रधान आकर्षण होते हैं, कनक और कामिनी। इसलिए आप किसी गुप्त धन के लिए या किसी सौंदर्यवती स्त्री के लिए इस प्रकार विचर रहे हैं तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। कुछ लोग अथक परिश्रम करके भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसका कारण कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है इसमें हर एक का अपना भाग्य भी है। कुछ लोगों की इच्छाएं सफल होती है, फिर भी अविवेक और बुद्धिहीनता के कारण वे उनका सदुपयोग कर नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक राजकुमार की कथा सुनाता हूं। सावधान होकर सुनिए, इससे आपका श्रम परिहार भी होगा। और बेताल कथा सुनाने लगा। मणिद्वीप राज्य पर राजा माणिक वर्मा का शासन था। राजा बड़ा कुशल शासक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। किसी को किसी चीज का अभाव न था। माणिक वर्मा बड़ा न्यायप्रिय था। उसके एक ही पुत्र था जिसका नाम था सुधीर। सुधीर बड़ा होनहार युवक था। राजमहल में सभी उसका आदर करते थे। पिता के बहुतेरे गुण पुत्र में आए थे। माणिक वर्मा की ढलती उम्र में वह पैदा हुआ था, इसलिए जब उसकी उम्र 20 साल की हुई तब तक राजा बूढ़ा हो चुका था। अब पुत्र का विवाह करा के राज्यभार उसे सौंपने की बात राजा माणिक वर्मा ने सोची। अनेक राजकुमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने पर रत्नगिरी की राजकुमारी रत्नप्रभा की तस्वीर राजा ने सुधीर को दिखा दी और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। राजकाज का बोझ संभालना मेरे बस का नहीं रहा। यह बोझ अब तुम्ही को संभालना है। बुढ़ापे की वजह से मैं बहुतेरी बातें भूल जाता हूं। मैं चाहता हूं कि अब सभी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाऊं और कुछ आध्यात्मिक मनन चिंतन करूं। एक पुत्र के नाते मेरी इस इच्छा की तृप्ति करना तुम्हारा कर्तव्य है। शादी का निर्णय दूसरे दिन बताने का आश्वासन देकर और तस्वीर लेकर सुधीर अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। उसी रात सुधीर ने सपने में एक अद्भुत लावण्यवती युवती को देखा। ऐसा सौंदर्य इसके पहले उसने कहीं न देखा था। सचमुच वह मूर्तिमत सुंदरता थी। सुधीर इस सुंदरता से एकदम प्रभावित हो गया। उसका शरीर सुनहरे तेज में दमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। घने लंबे वाल और चंपाकली सी नाक वाली वह सुंदरी सुधीर को ही निहार रही थी। कुछ ही देर में वह गायब हुई। जाते जाते उसने सुधीर की ओर लालच भरी निगाह से देखा। सुधीर के दिल पर उसकी छवि अंकित हो गई। सुधीर की नींद खुल गई और शेष रात भर वह सो नहीं सका। उसके दिलो दिमाग पर उस खूबसूरत युवती का मोहक रूप ही छाया हुआ था। उसने सोचा कि वह सुंदरी कहीं ना कहीं जरूर होगी और विवाह करना है तो सिर्फ उसी के साथ। दूसरे दिन सुधीर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए अकेले ही अपने देश में संचार करके प्रजा के हालचाल को देखना चाहता हूं। राजकाज संभालने से पहले यह अनुभव प्राप्त करना मैं जरूरी समझता हूं। कोई अधिकारी अगर प्रजा के साथ अन्याय कर रहा हो तो इसकी जानकारी अनायास ऐसे भ्रमण में मिल जाती है। जब लौट आऊंगा तब विवाह की बात सोचेंगे। वैसे अब जो सलाह देंगे वही मैं करना चाहूंगा। पुत्र की यह इच्छा पूरी करने का निर्णय लेकर राजा माणिक वर्मा ने उसे स्वीकृति दे दी। फिर साधारण नागरिक के वेश में सुधीर अपने घोड़े पर भ्रमण के लिए निकला और उस स्वप्न सुंदरी की तलाश करने लगा। 3 महीने अनेक शहर और गांव ढूंढने पर भी सुधीर उस सुंदरी को ढूंढ न पाया। सरायों में आए सुदूर प्रांतों के यात्रियों और सौदागरों से पूछकर भी उसने युवती का पता लगाने की कोशिश की, मगर असफल ही रहा और 2 महीनों के लिए वह सपने की रानी की तलाश में घूमता भटकता रहा। शहर शहर, गांव गांव, घर घर उसने छान मारे, मगर वह स्वप्न सुंदरी को ना ढूंढ सका। अब राजकुमार सुधीर ऊब गया, थक गया। अथक यात्रा और अकाल भोजन के कारण राजकुमार की सेहत बिगड़ गई। उसका पूरा रूप ही बदल गया। एक दिन दोपहर के समय सुधीर एक नदी के किनारे पहुंचा। घोड़े को घास चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ तले आराम करने बैठ गया। खूब थका हुआ था वह। नदी से आने वाली हवा ठंडी सुखद थी। सुधीर वहीं लुढ़क कर सो गया। जब उसकी नींद खुली तब दिन ढल चुका था।
घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे ढूंढते हुए सुधीर नदी किनारे चल पड़ा। एक जगह किनारे पर नदी में बंसी डाले एक बैठी युवती उसे दिखाई दी। सुधीर ने उससे पूछा, इस तरफ किसी घोड़े को जाते हुए देखा तुमने? घोड़े को चरने के लिए छोड़कर मैं सो गया था। जाग कर देखा कि घोड़ा नदारद। इस अचानक सवाल पर चौंक कर उस युवती ने पीछे मुड़कर देखा। आश्चर्य! वही थी राजकुमार सुधीर की स्वप्न सुंदरी। मुद्दतों से जिसकी तलाश थी उसे यो पाकर चकित हो गया। उसे देख सुधीर बहुत खुश हुआ। ओह, मेरी तलाश कामयाब हुई। मेरे सपने में देखी हुई सुंदरी तुम ही हो। तुम्हारे लिए बहुत दिनों से मैं देश भर घूम रहा हूं। धूप और बारिश में तपते भीगते मैंने कई तकलीफें उठाई और आखिर तुम्हें ढूंढ ही निकाला। मेरे साथ चलो, मैं शादी करूंगा तुमसे, सुधीर ने जोश में आकर कहा। उसकी ये बहकी सी बातें सुनते ही बंसी वहीं छोड़कर वह युवती पास ही की झोपड़ी की ओर भागी। बेतहाशा सुधीर भी उसके पीछे भागा। सुधीर झोपड़ी के पास पहुंचा और तब तक एक बूढ़ा अंदर से बाहर निकला। उसने सुधीर को सिर से एड़ी तक निहारा और तीखी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? किस गांव से आए हो? तुम्हारे मां बाप कौन है? तुमने मेरी बेटी से कहा कि सपने में तुम दिखाई पड़ी थी, मुझसे शादी करो। क्या यह शराफत है? पहले अपना नाम बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो। बूढ़े के इतने सवाल सुनते ही सुधीर सन्न रह गया। फिर होश में आकर रूंधे स्वर में उसने कहा, बाबा, आपके सारे सवालों का मैं एक ही जवाब दे सकता हूं। मैं एक बेवकूफ हूं। इतना कहकर सुधीर वापस राजधानी के लिए चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने रत्न प्रभा से शादी की। अनेक सालों तक राजी खुशी से वह राज करता रहा और जनता की खूब सेवा कर लोकप्रिय राजा कहलाया। कहानी खत्म करके बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, सुधीर ने अनेक तकलीफें उठाई और स्वप्न सुंदरी को ढूंढ निकाला, फिर भी उसने उस बूढ़े से क्यों कहा कि वह एक बेवकूफ है? हाथ आए मौके को उसने यूं छोड़ क्यों दिया? क्या सचमुच ही वह बेवकूफ है? सही जवाब जानकर भी न दोगे तो तुम्हारा मस्तक फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, सुधीर न मूर्ख है न बुद्धिहीन, वैसे वह विवेकी व बुद्धिमान भी नहीं है। सपने में देखी सुंदर युवती को इस प्रकार चारों ओर ढूंढते रहना भी विवेकशील आदमी का काम नहीं है। बड़े के सवालों को सुनने पर ही सुधीर सच्चाई को समझ पाया। एक मामूली सा आदमी अपनी बेटी के साथ शादी करने आए हुए नौजवान के बारे में जानने के लिए इतने सारे सवाल पूछता है। उल्टे खुद राजकुमार होते हुए भी रानी बनने वाली युवती की योग्यता के बारे में सोचना क्या उसका अपना दायित्व नहीं है? स्वप्न सुंदरी चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह रानी बनने योग्य है कि नहीं यह अवश्य देखना चाहिए। सुंदर कन्या गुणवती न हो ऐसा भी हो सकता है। उसके गुणशील की परीक्षा किए बगैर उससे विवाह करना मूर्खता होगी। अपनी यह मूर्खता उसे तभी मालूम पड़ी। इसीलिए स्वप्न सुंदरी के पिता से अपने बारे में कुछ भी न कहकर वह चुपचाप लौट गया और बुद्धिमानी से अपना कर्तव्य निभाया। इस प्रकार राजा का मौन भंग होते ही बेताल फिर शव समेत अदृश्य होकर उसी पेड़ पर जाकर शाखा में लटकने लगा। वीडियो पसंद आने पर कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।